मुरादाबाद शहर है रॉबर्ट वाड्रा का, प्रियंका गांधी वाड्रा के जो हस्बैंड हैं उनका। अब इसमें आगे परिवार की कोई योजना वहां से किसी को लड़ाने की हो तो ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुरादाबाद को लेकर के बहुत ज्यादा दोनों पार्टियों के बीच खींचतान है। ये सीट फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है। हर्षवर्धन जी, क्या लग रहा है, बात नहीं बनने वाली? बात तो बननी थी नहीं, और उसके पीछे वजह यह है कि दोनों को ये पता है कि ये भीतर घात हो रही है, यानी दोनों एक दूसरे के वोट बैंक में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उसका वाला हिस्सा काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई ये कतई नहीं है, सबको पता है कि 15, 17, 21, 20 या 10 सीटें, इससे कोई मतलब नहीं है। असली चीज है कि क्या 2024 के चुनाव में, जिसको बार बार कहा जा रहा है कि कर्नाटक और तेलंगाना के बाद क्या उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता भी कांग्रेस की तरफ देखेगा? क्या 2 दशक पहले की राजनीति की तरफ थोड़ा सा उत्तर प्रदेश जाना शुरू होगा क्या? यह बड़ा सवाल है। और आप देखिए, जिन सीटों पर एक तरह से कहें कि बिल्कुल वो करें हम पीछे नहीं हटेंगे, वो पीछे वो सीटें वो हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा है। मुरादाबाद की जहां तक बात है, रॉबर्ट वाड्रा लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। मुरादाबाद से वो 2 बार प्रयास कर चुके हैं, उनको टिकट नहीं मिला। बार बार ये कहा गया कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा, संदेश ठीक नहीं जाएगा। यहां तक कि उनके एक अंदर खाने ये भी कहा जाता है कि रॉबर्ट को तो टिकट नहीं दिया जाता है, प्रियंका गांधी को भी चुनाव लड़ाने से जो एक वर्ग है वो बचता है। अब ये कौन सा वर्ग है जिसको लेकर अब तो खैर आचार्य प्रमोद कृष्णम एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की ही तरफ खड़े हो गए, लेकिन ये एक बड़ा वर्ग है जो ये कहता रहा। लेकिन इस सबसे इतर अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों अपनी अपनी रणनीति पर शातिर तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें कोई सहमति का बिंदु होगा लगभग नहीं। लेकिन अब अगर कांग्रेस पार्टी मुरादाबाद मांग रही है और इस हद तक मांग रही है कि इस पर समझौता टूट जाए तो टूट जाए, तो क्या रॉबर्ट वाड्रा को लड़ाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने भी कर ली है? भाई, रायबरेली को तो हम कल ही कह रहे थे कि रायबरेली में शायद प्रियंका आ जाए, अब मुरादाबाद से रॉबर्ट भी आएंगे क्या? देखिए, मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से बलिया, बिजनौर और मुरादाबाद, ये 3 सीटें हैं जिसको कांग्रेस लेके अड़ी हुई है, और अखिलेश यादव इसको नहीं देना चाहते हैं। खास तौर से देखिए, अगर हम बलिया की बात करें तो ब्राह्मण बहुल्य सीट है, वहाँ पे बहुत बड़ा तबका ब्राह्मणों का है। और अगर हम बिजनौर की बात करें और मुरादाबाद की बात करें तो मुस्लिम है, और मुरादाबाद की तो बात करेंगे तो 45% मुस्लिम है। और वहाँ पर समाजवादी पार्टी को लगता है खास तौर से मुरादाबाद में कि वो सीट आराम से निकाल, पहला क्लेम उनका है, उनका सांसद वो इसीलिए सांसद है और निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम बिजनौर की बात करेंगे तो बीएसपी वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग जो है रही है, और अलग अलग इन तीनों सीटों की भी बात करेंगे तो अलग अलग समय में अलग अलग पार्टियों ने इनको जीता है। तो ऐसे में ये कहना कि कांग्रेस वहाँ पे जीत जाएगी इन सारी जो ये सीटें हैं, बड़ा मुश्किल है। और यही कारण है कि क्योंकि अखिलेश यादव धरातल पे ये सब सर्वे वर्वे करवाते हैं, उनको जानकारी रहती है, तो वो कभी इस हालत में इन तीनों सीटों को नहीं देखेंगे। देखिए, ये बात मुझे इसमें लगता है एक चीज, चूंकि राहुल जी ने सीट के हिसाब से बात की। अच्छा, ये सच है कि जो बलिया का भी नया परिसीमन हुआ है वो चंद्रशेखर जी वाली पुरानी बलिया वाली सीट नहीं है। जैसे गाजीपुर को लेकर लोग समझते हैं कि ये भूमिहार बहुल सीट है, ऐसा नहीं है। मेरठ वहां ऐसे ही बलिया को लेकर जो समझा जाता है कि राजपूत बहुल, और राजपूत बहुल नहीं रही, वहां से भूमिहार और ब्राह्मण प्रत्याशी का दावा ज्यादा बनता है। अभी जो नया समीकरण होगा उसमें मऊ, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, इन सीटों का इक्वेशन भी बदलेगा, जातीय समीकरण। उसमें कांग्रेस पार्टी तो कहीं फिट होती ही नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीटें हैं, और ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद वो उसमें जोड़ देते हैं, तो कांग्रेस की तो दावेदारी लगभग शून्य बनती है। जी, मैं तो एक बड़ी बात, मोटी बात कह रहा हूं। ये इंडिया गठबंधन जो बिखरा है, अब आप देखिए, आप पश्चिम बंगाल से शुरू कीजिए, जो पहली पार्टी थी जो इंडिया गठबंधन से बाहर हुई थी। ममता बनर्जी ने कहा हमने कांग्रेस को सीट ऑफर कर दी, कांग्रेस तैयार नहीं है उन सीटों पर आने के लिए। नीतीश कुमार ने कहा कि वो कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, हम तो सबको एक करना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी कर नहीं रही थी। इसके बाद अखिलेश यादव के साथ बातचीत हुई तो कांग्रेस पार्टी अड़ी है सीटों को लेकर के। अखिलेश यादव ने तो अपनी तरफ से जो ऑफर करना था वो कर दिया। तो मैंने पहले भी एक बार ये बात कही थी, आप लोग सहमत हो तो? कांग्रेस क्या नहीं चाह रही शुरुआत से कि ऐसा कोई टेंट बने जिसमें सब लोग खड़े हुए नजर आए? देखिए, 2 स्थिति है इसके अंदर। या तो कांग्रेस चाहती नहीं है कि इनके साथ गठबंधन हो, या कांग्रेस अपने जमीनी वास्तविक से बिल्कुल अनजान है। कांग्रेस को आज भी ये लगता है कि जमीनी स्तर पर उसकी बहुत मजबूत है और वह चुनाव जीतने की स्थिति में, इसलिए वो अपनी क्षमताओं से ज्यादा सीटें मांग रही है। अब मुरादाबाद की सीट की बात चल रही है कि कांग्रेस अड़ी हुई है। मुझे लग रहा है मुरादाबाद को लेकर अखिलेश यादव भी बहुत ज्यादा जित पर नहीं अड़े थे। कारण क्या है कि उन्होंने अपने 3 सांसद में से 2 सांसदों का डिक्लेयर कर दिया। मुरादाबाद का उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, STSN का, वो भी होल्ड पे रखा था। तो इस बात की संभावना लग रही थी कि शायद अगर कांग्रेस से कोई समझौता होता है उनका,
तो मुरादाबाद सीट भी कांग्रेस को दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी जो मांगे होंगी कांग्रेस की वो इतनी अव्यवहारिक होंगी अखिलेश यादव के हिसाब से कि अखिलेश यादव उनको सीट देने के लिए तैयार नहीं है। अब कांग्रेस जो सीटें मांग रही है वो सब बसपा की जीती हुई है। 2019 का अगर आप चुनाव देखेंगे, अमरोहा की मांग कर रही है, बिजनौर की मांग कर रही है, शाहजहांपुर की मांग कर रही है। तो ये सब बसपा ने कांग्रेस के बारे में ये देखिए, भी देखा, मुरादाबाद कांग्रेस कह रही है कि हमने जो 2009 में जीती थी 21 सीटें वो सब हमको चाहिए। 2009 में और 2024 के चुनाव में कितना फर्क आ चुका है। 2009 में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र के अंदर, केंद्र में सरकार बनाई थी। 2014 में कांग्रेस की स्थिति क्या रही है, 2019 में कांग्रेस की स्थिति क्या है। आज आपके पास सिर्फ एक सीट है रायबरेली की, वहां भी सोनिया गांधी चुनाव लड़ने के लिए जा रही है और अमेठी आप हार चुके हो। और ये 2024 में रायबरेली भी बचेगी कि नहीं बचे इसकी संभावना नहीं है। तो आप अपना जमीनी स्तर पर संगठन देखिए, आपका वोट प्रतिशत देखिए। आप 2009 की थोड़ी बात कर सकते हो। कल आप कह दोगे 1984 में हमने 14 सीटें मैं एक ऐड करूंगा। देखिए, बिल्कुल मैं नहीं मान सकता। मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीट हैं, 5 विधानसभा सपा के पास है। कैसे दे देंगे मुरादाबाद? हो ही नहीं सकता। जो सीटें सपा की मजबूत सीटें हैं वो कैसे कांग्रेस की झोली में डाल देंगे? कांग्रेस मांग क्यों रही है? अगर विधानसभा की बात करेंगे, अगर आप विधानसभा की बात करेंगे तो एक भी सीट नहीं मिल सकती समाजवादी कांग्रेस को। सारी सीटें सपा को मिली हुई है। जो समीर जी ने कहा, अगर उस लिहाज से देखेंगे तब तो इनके पास 2 हैं, एक रामपुर खास, एक फरिंदा महाराजगंज की, तो फिर तो इनको सीटें ही नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरे लिहाज से देखें तो क्या अखिलेश यादव अकेले भारतीय जनता पार्टी से 5 सीट भी जीतने की स्थिति में है? तो मुझे लगता है कोई तो कॉमन ग्राउंड आना चाहिए। और मैं ये मानता हूं दोनों ही पार्टियां लड़ने के मूड में नहीं, वो बस संदेश देना चाहती हैं। हम कहीं बहुत डिटेल में जाने में एक बड़ी ऑब्वियस सी चीज है उसको मिस तो नहीं कर रहे। दोनों ही पार्टियां वो सीटें चाह रही हैं जहां पर जीत की गुंजाइश है और जहां पर मुसलमान बिल्कुल, जहां मुस्लिम मतदाता ज्यादा है। बिल्कुल सही, दोनों की नजर उसी पर, असली लड़ाई उसी की है। आप देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी का मन शुरू से ही इस गठबंधन को बनाने का होता तो एक पैरेलल यात्रा शुरू करने की क्या जरूरत थी? आप बी प्लान तो तभी बनाते हैं ना, प्लान बी, जब आपको लगता है कि अच्छा प्लान बी जो है वो, प्लान ए जो है वो विफल होने वाला है। तो प्लान बी तो आप पहले ही बना के चल रहे थे कि अच्छा यात्रा राहुल गांधी निकालेंगे, उसके जरिए हम कुछ अरे देखिए, यूपी से आज एक और खबर है। अब इस खबर का कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है चुनाव पर और कितना, तो इस पर हम लोग बात कर लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से उन्होंने आखिर तंग आकर इस्तीफा दे ही दिया है और पार्टी के साथ साथ एमएलसी का पद भी छोड़ दिया है। अभी लगातार ये कहते रहे कि मेरे साथ अखिलेश यादव ने बड़ा भेदभाव किया, मैं कुछ कहता हूं तो कहते हैं कि ये इनकी निजी राय है, मैं महासचिव हूं, दूसरे महासचिव कुछ कहते हैं तो वो पार्टी की राय हो जाती है। तो ऐसा हम दोयम दर्जे के साथ तो पार्टी के अंदर नहीं चल सकते। अब इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये है कि अब ये पार्टी बना करके अपनी चुनाव लड़ेंगे। अब ये कहना कि अखिलेश का कुछ नुकसान करेंगे, ये तो तब बात हो सकती है जब इनके पास वोट काटने लायक कुछ हो। क्या है इनके पास कुछ ऐसा? देखिए, मुझे नहीं लगता। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर अभी आज आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे जाके पहले इन्हीं के साथ रहे, इनसे भी कद्दावर नेता रहे, मायावती के अत्यंत नजदीकी रहे, बाबू सिंह कुशवाहा को याद कीजिए। उन्होंने भी ऐसी ही पार्टी बनाई थी, उनके पास भी पैसा बहुत था, कई जिलों में उन्होंने यूनिट बना ली, खूब गाड़ियों से लोग कार्यकर्ता निकले। बाद में क्या हुआ? सिफर हो गए, शून्य हो गए। इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को देखें तो इनका कोई आधार नहीं है, ये खुद ही सीट बदल बदल कर भागते रहे। इनके बेटे उत्कर्ष मौर्य रायबरेली से लड़के चुनाव हार गए। ये अपनी, जहां की इनकी अपनी सीट है, रहने वाले मूलतः प्रतापगढ़ के हैं, अपने जिले से कोई राजनीति नहीं करते, देवरिया पटरौना चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी जो पूरी राजनीति है वो या तो बहुजन समाज पार्टी के साथ थी या भारतीय जनता पार्टी के साथ आई। बीच में ये सपा के साथ आए गए, इनका उस तरह का आधार बचा नहीं। और जो विशेष करके मौर्य मतदाता है वो केशव प्रसाद मौर्य को देखेगा या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को देखेगा, नंबर 1। दूसरा, ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद, राम मंदिर के बाद क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे रामचरितमानस, भगवान राम पर लगातार प्रतिकूल टिप्पणी करने वालों के साथ कोई खड़ा होगा? मुझे लगता है नहीं खड़े होना। ये जिसको कहते हैं ना कि वोट कटवा हो जाएंगे, कुछ कुछ कहीं सीटों पर प्रत्याशी उतारकर थोड़ा अपना खजाना भर लेंगे, बस इससे ज्यादा। मुझे 10-20 हजार वाली भी है नौबत या नहीं? 10-20 हजार तो नहीं है, हो सकता है कि 2-4 हजार किसी सीट पर, इससे ज्यादा किसी सीट पर कुछ एक को छोड़ दे। मुझे लगता है स्वामी प्रसाद भले ही पार्टी बना ले, उनके साथ उनकी बेटी भी नहीं आने वाली है जो बदायूं से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। अगर स्वामी प्रसाद को लगता है कि वो बहुत बड़े नेता है और जनता उनके साथ है तो अपनी बेटी को बदायूं से चुनाव लड़वा दे, भारतीय जनता पार्टी छोड़वा के। उनकी बेटी ने स्पष्ट कर दिया, कल ही उसका बयान आया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रहूंगी। तो मुझे लग रहा है कि उनकी बेटी भी जानती है कि अगर उनको फिर से सांसद बनना है बदायूं से तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जितवा सकती है, उनके पिता या उनके पिता की पार्टी नहीं जितवा सकती। तो मुझे लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को राज्यसभा में नहीं भेजा, या उनकी एक नाराजगी रही है और इसके कारण उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। अब 2024 में उन्हें पता पड़ जाएगा उनकी हैसियत क्या है। चलिए एक और ब्रेक,
का वक्त हो गया कहानी कुर्सी की में। ब्रेक के बाद दो नेताओं की हम की तुलना करके और उनकी बातें भी आपको सुनवाएंगे और दोनों की परिस्थितियां भी एक जैसी हैं तो उस पर भी बात होगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी आज यात्रा निकल के निकले।